हेलो एंड वेलकम टू बीइंग टीचर। आज की जो क्लास है वो ओनली अबाउट अनसीन पैसेज है, सिर्फ अनसीन पैसेज के बारे में है। जस्ट बिकॉज आप लोगों ने बोला था, कमेंट किया था कि मैम अनसीन पैसेज को सॉल्व कराइए। सो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स आपको दूं जिससे आप अनसीन पैसेज को बहुत ही क्विकली और बहुत ही कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैंने वही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की, तो जो सबसे पहला पॉइंट है मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोंट ट्राई टू रीड द पैसेज। ठीक है, मतलब पूरा पैसेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए वो क्वेश्चंस पे होना चाहिए। डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आपको आना है। पैसेज को छोड़ दीजिए, क्योंकि पैसेज क्या होता है, कभी कभी बहुत रेयरली आपको एक या दो पैरा का मिलता है, वरना लेंदी ही पैसेज मिलते हैं। सो पैसेज को मत पढ़िए, सीधा क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड पॉइंट में आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को आप जब रीड करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस पैसेज में क्या होते हैं, ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, लाइक एंटोनिम, सिनोनिम, नाउन, प्रोनाउन, क्या, ये सारी चीज़ें पूछता है। कुछ क्वेश्चंस में ये होता है कि आपके पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन होते हैं, आपका जो पहला दूसरा क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि पहले पैराग्राफ से आए। 99% ये चांसेस होते हैं ना कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका पहले पैराग्राफ से आता है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रख के अगर देखें तो आप ऐसे इसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ, ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पहले या दूसरे पैराग्राफ से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ का आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट में आप फोर्थ पॉइंट में आप ये देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन से आपको कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड ढूंढना है। कोई एक ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, यू गाइज डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, मीनिंग आपको उसका अर्थ क्या है ये आपको नहीं पता हो, आपको थोड़ा हार्ड वर्ड होता है जो कि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसी एक वर्ड को आप हाईलाइट कर लीजिए उस क्वेश्चन में और उसको आप कीवर्ड बना लीजिए। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको आपके समझ से बाहर होता है, तो उसको आप कीवर्ड बना के यूज़ कर सकते हैं और उस कीवर्ड को आप पैरा में ढूंढिए। ठीक है, आप उस कीवर्ड, हर क्वेश्चंस के कीवर्ड को आप पहले क्वेश्चन, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप पहला क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन में आपने एक कीवर्ड ढूंढा। ठीक है, जैसे कि राम इज़ ईटिंग, तो इसमें आपको मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको ईटिंग का मतलब नहीं पता है। ईटिंग आपने कीवर्ड चूज़ कर लिया। अब वो ईटिंग कीवर्ड आप जाके पहले पैराग्राफ में देखिए कि यहाँ पे ईटिंग वर्ड कहाँ से आया है। तो ट्राई टू फाइंड द वर्ड, फाइंड द कीवर्ड, सॉरी, कीवर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, जो आपने कीवर्ड चूज़ किया है उस कीवर्ड को उस पैरा से आप ढूंढने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें, पहला मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर से क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन पे आने के बाद आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पहले, ये होता है कि वो क्वेश्चन जो है आपका पहले या दूसरे पैराग्राफ से आने के मोस्टली चांसेस होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन आपका लास्ट से आए, लास्ट पैरा के एंड से आए। तो 99% तो ये चांसेस होते हैं कि पहले पैराग्राफ से आता है। तो इससे आपको बेनिफिशियल होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में ज़्यादा आराम आपके लिए रहेगा। थर्ड पॉइंट में आप ये देख सकते हैं, कीवर्ड फाइंड आउट करिए। क्वेश्चंस में कोई ऐसा हार्ड वर्ड होता है, कोई ऐसा एक बहुत ही हार्ड शब्द होता है जिसका मतलब आपको पता नहीं होता है। ऐसे वर्ड को आप एक कीवर्ड बना लीजिए। ठीक है, कीवर्ड बना लीजिए और उस कीवर्ड को आप उस पैराग्राफ से, जिसमें पहले पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करिए। तो अगर आप उस कीवर्ड को पहले पैराग्राफ से ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो आपको कीवर्ड मिल गया तो वही उसी के इर्द गिर्द क्या होगा, उसी के सराउंडिंग में, आपके अराउंड या सराउंडिंग में आपके आंसर मिल जाएंगे। उस कीवर्ड के सराउंडिंग में आपके उस पहले क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो ये इन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप पैसेज को बहुत ही क्विकली और बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आते हैं, लेट नहीं करते हैं। आपको मैं पर्टिकुलर पूरा प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ कि कैसे पैराग्राफ को, पैसेज को सॉल्व करना है विद बाय अप्लाइंग दीज ट्रिक्स, जितनी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये पैराग्राफ है
तो पैराग्राफ को हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका पहला क्वेश्चन है, द थीम्स ऑफ रवि वर्मास फेमस पेंटिंग। जो रवि वर्मा की जो फेमस पेंटिंग थी उसका थीम क्या था? डाइटीज़ था, एनिमल्स एंड हैबिटेट्स था, नेचुरल सीनरी था, फीमेल फिगर्स था। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, तो आप पैराग्राफ पे आइए और यहाँ पे आपको इस वर्ड में आपको कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। आप इसमें फेमस पेंटिंग ही एक कीवर्ड मान लीजिए। आपको फेमस पेंटिंग का मतलब नहीं पता है, इस फेमस पेंटिंग को आप कीवर्ड मान के आप पैराग्राफ पे चलिए। तो अब इस पैराग्राफ की बात करें तो देख लीजिए, पहले पैराग्राफ में आप यहाँ लास्ट में आइए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका पेंटिंग का, पेंटिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको फीमेल फिगर्स है, ठीक है। अब इससे भी कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑप्शंस पे भी मैच आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि पैसेज सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आप हिंदी मीडियम के छात्र को आती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होते हैं वो तो ठीक है, पढ़ते हैं, क्विकली कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको बेनिफिशियल होता है इन कंपैरिजन टू हिंदी मीडियम के छात्रों को, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पे आप पेंटिंग को कीवर्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग की थीम क्या थी? तो यहाँ पे आपका क्या है, विमेन की यहाँ पे बात की गई है, साड़ी क्लैड विमेन, ठीक है। तो उनकी फेमस पेंटिंग में स्त्रियां साड़ी पहनी हुई हैं और उनको दर्शाया गया है, ठीक है। उनको डेपिक्ट करना मतलब दर्शाया गया है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फीमेल फिगर्स, ठीक है। इस तरह से आपको आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा। अब बात करें सेकंड क्वेश्चन की। He was especially able to access historical documents in the possession of। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? He was especially able to access historical documents in the possession of। historical document का मतलब होता है ऐतिहासिक दस्तावेज। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब है कि वह किन ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंचने में विशेष रूप से सक्षम था। जो रवि वर्मा थे वो किन ऐतिहासिक दस्तावेजों में को पहुंचने में विशेष रूप से सक्षम थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या हैं? नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट देम, सर्टेन इंडिविजुअल्स, फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, हिज फैमिली मेम्बर्स इन किलिमनूर। और कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे ऐसे कि आपको मीनिंग रिलेट करनी पड़ेगी, जैसे उसका अर्थ क्या है उससे आपको क्वेश्चंस को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि ही वॉज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजेशन ऑफ। ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात हो रही है। तो जब हिस्टोरिकल की बात आ रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई कीवर्ड आपको ढूंढना है, हिस्टोरिकल से रिलेटेड कोई कीवर्ड आपको पैराग्राफ में ढूंढना है। तो चलिए हम पैराग्राफ पे देखते हैं। तो अगर हम पैराग्राफ में देखें तो आपका यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है एंशिएंट फैमिलीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको रीड कर लीजिए लाइन। ही इन्हेंस्ड हिज क्रिएटिविटी बाय लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ वेटरन्स, वॉचिंग कथकली, a folk dance form, going through the manuscript preserved in ancient families and listening to the artistic interpretation of epics। अब आप ऑप्शंस पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या है? ही वॉज स्पेशली एबल टू एक्सेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन द पोजेशन ऑफ। आपके ऑप्शन क्या क्या थे? नेशनल म्यूजियम दैट क्यूरेट देम, ये तो कहीं आया ही नहीं था आपके उस जहाँ पे कीवर्ड था उसके इर्द गिर्द ये ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं दिखा। सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये भी नहीं है। फैमिलीज हु इनहेरिटेड देम, एंशिएंट फैमिलीज, जो उन यहाँ पे एंशिएंट फैमिलीज की बात हुई और जो उन्होंने उनको, जिनके अंदर उनके इनहेरिट मतलब होता है कुछ जीन्स का, जैसे कुछ चीज़ों का, सॉरी क्वेश्चन में है कि किन ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंचने में वो सक्षम था। तो उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को
दस्तावेजों तक पहुंचने में वो सक्षम था जिस फैमिलीज़ ने उसको इनहेरिट किया था, रवि वर्मा को इनहेरिट किया था, मतलब उनकी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी तरह से ढूंढने हैं। कुछ की टर्म आपको ढूंढना है और कुछ के मीनिंग्स आपको रिलेट करनी है पैराग्राफ से, और कुछ के आपको पैराग्राफ से ही आंसर मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। थर्ड क्वेश्चन है, एज ही मेच्योर्ड इन हिज क्राफ्ट रवि वर्मास स्किल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जैसे जैसे वो अपनी कला में, ये क्राफ्ट का मतलब होता है एक शिल्प कला होती है, मेच्योर्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत अपनी जो उनकी जो शिल्प कला का जो क्वालिटी था उसमें बहुत मेच्योर वो हो गए थे। तो वो स्किल उनकी जो हुई थी वो किससे प्रभावित हुए थे? वो इटालियन आर्टिस्ट से, इंडियन सिनेमा से, एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट से, और या फिर किसी से नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इटालियन आर्टिस्ट। इसी तरह से इसका भी आंसर आपको पैराग्राफ से ढूंढना होगा, जैसे बाकी के दो क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढे थे। आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है इटालियन पेंटर्स, ये आपका एक कीवर्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर मिल गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल, मीन्स हिज वर्क वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है जो रवि वर्मा की जो स्टाइल थी वो उसकी आलोचना क्यों की जाती थी? क्योंकि टू गॉडी यानी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही फ्लैशी थी। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत भड़कीली, काफ़ी भड़कीली थी, और सेंटिमेंटल थी, काफ़ी भावनाओं से जुड़ी हुई थी। जो उनका जो कला था, उनका उस कला का प्रारूप या उस कला का जो मेन जो क्या वो दर्शाना चाहते थे वो ये था कि उनका उनका जो शिल्प कला, तो जो क्राफ्ट वर्क था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत भड़कीला हुआ करता था, या बहुत भावनाओं से रिलेटेबल था। तो उनके काम को कैरेक्टराइज्ड किया गया कैसे, मतलब उनके काम को किस रूप में देखा जाता था? तो यहाँ पे आपको मेन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। मीन्स टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल, इसके लिए आपको वोकैब्स और मीनिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वोकैब की अलग क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो गॉडी का मतलब होता है, पर्टिकुलर जो मीनिंग होती है गॉडी की, उसका ये मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग या भड़कीला, हिंदी में अगर बोल दें तो भड़कीला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर, काफ़ी भड़कीला कलर, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका मीनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको मीन्स पूछ रहा है। देख लीजिए, हिज स्टाइल इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू गॉडी एंड सेंटिमेंटल्स, मीन्स हिज वर्क वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई। इसका मतलब कि आपको इस फॉलोइंग गिवन एक सेंटेंस का मतलब बताना है। तो गॉडी का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मतलब लैकिंग इंटेलेक्चुअल इमोशनल डेप्थ। सो क्वेश्चन 5 की अगर बात की जाए तो इन द एक्सट्रैक्ट आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिक्स मीन्स ही वॉज इंटरेस्टेड इन। अब यहाँ पे आपको मतलब पता होना चाहिए कि आर्टिस्टिक, इंटरप्रिटेशन और एपिक्स, इन तीनों शब्द का मतलब क्या होता है। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक, ठीक है, हिंदी जो मतलब है उसका मीनिंग है कलात्मक। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इंटरप्रिटेट करना, यानी व्याख्या करना या दर्शाना एक तरफ का, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है कलात्मक व्याख्या करना। एपिक्स का मतलब होता है आपका महाकाव्य, जो महाकाव्य होते हैं उनको हम एपिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो गिवन सेंटेंस का मतलब है आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ एपिक्स का मतलब है कलात्मक व्याख्या करना, महाकाव्यों की कलात्मक व्याख्या। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या, कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। पॉपुलर राइटिंग ऑफ हिज टाइम, यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड mythologies, standard interpretation of the Indian epics, unusual and rare myths found in legends। तो इसका सही आंसर होगा यूनिक रेंडरिंग ऑफ ओल्ड mythologies। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यों इस आंसर को, इस ऑप्शन को करेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एपिक्स की बात हुई है, महाकाव्य और ये मिथोलॉजीज़ का मतलब होता है पौराणिक कथा, ये काफ़ी रिलेटेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, उनको क्या करते थे वो यूनिक रेंडरिंग, एक यूनिक
तरह से उसका ट्रांसलेशन करते थे। जो पुरानी जो पौराणिक कथा होती थी उसकी एक यूनिक रेंडरिंग करते थे। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड का आपको ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। सो मिनिमाइज्ड का मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देना और कम कर देना। लेकिन अब इसको आपका कम करने का ज़्यादा मतलब होगा ज़्यादा करना, ऑपोजिट मीनिंग जो कम करने का होगा या तो ज़्यादा करना या बढ़ाना, यही चीज़ हो सकती है, यही इसका ऑपोजिट होगा। तो इसमें हम ऑप्शंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। क्रिटिसाइज्ड का मतलब होता है आलोचना करना। एक्सपोज्ड का मतलब होता है विजिबल कर देना या एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज़ एकदम एक्सपोज, खोल दी गई हो। इन्हेंस्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। तो इसका मिनिमाइज का जो ऑपोजिट वर्ड है, जो एंटोनिम है, वो क्या हो जाएगा, इन्हेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। आपको देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर नहीं था, इसको आपको खुद आपको वर्ड पार आपकी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो द आर्टिकल इज एन, ये जो गिवन आर्टिकल है ये फिक्शन है या बायोग्राफी है या एसे है या ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर हम बात करें फिक्शन की, तो फिक्शन का मतलब होता है, फिक्शन एक नॉवेल होती है एक, और एसे की बात करें तो एसे का मतलब निबंध होता है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, किसी की जीवनी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो जो ये आर्टिकल जो दिया हुआ था ऊपर, ये क्या था, ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के बारे में है। तो ये क्या है, एक, ये आपका ऑटोबायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। राजा रवि वर्मा की जीवनी है, किसी और ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी की होती है आत्मकथा, मतलब खुद ही लिखी जाती है। तो ये एक बायोग्राफी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट एसोसिएशन विथ। तो सब्जेक्ट्स एसोसिएशन का मतलब, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मेन सब्जेक्ट है इस आर्टिकल का, जो गिवन आर्टिकल लिखा हुआ है ऊपर राजा रवि वर्मा के बारे में, वो उसका मेन क्या उद्देश्य है, क्या एसोसिएशन, किससे वो रिलेटेबल है, क्या वो स्कल्पचर के बारे में है, म्यूज़िक के बारे में, या पेंटिंग के बारे में, या फिर डांस के बारे में। तो मेन फोकस यहाँ पे किसके बारे में दिया गया, जितने आपने ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। देखिए एक और ट्रिक मुझे याद आ गया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, जैसे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लास्ट में जिनके आंसर्स आप खुद ही आपको आने लगता है कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत रेयरली होता है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आपके क्वेश्चन ऊपर के गिवन क्वेश्चन से ही पता चले, रेयरली होता है ऐसा। हमेशा हम करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2% केसेस में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के आंसर आपको, लास्ट के क्वेश्चन के आंसर आपको ऊपर के ही क्वेश्चन से मिल जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल में आप यही क्वेश्चन ले लीजिए कि इसमें बोल रहा है कि सब जो मेन आर्टिकल जो लिखा हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट पे मेनली फोकस किया गया है। मेनली वहाँ पे आपने ऊपर के जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, पैराग्राफ को थोड़ा बहुत देखा, उससे मुझे तो ये चीज़ पता चली कि इसमें मेन पेंटिंग पे फोकस किया गया है। पेंटिंग की इटालियन पेंटर से रिलेटेड था, तो इसका मतलब मेन सब्जेक्ट क्या है इस आर्टिकल का, वो पेंटिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेंटिंग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ सिनोनिम ऑफ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो कि हर जगह उपस्थित हो, हर जगह मौजूद हो। तो ओमनी प्रेजेंट का इंग्लिश में मतलब होता है एवरीवेयर, जो हर जगह हो। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस का मतलब होता है स्पेशल या विशेष, ऐसा कुछ। सेकेंड है पार्टली इनविजिबल। पार्टली इनविजिबल का मतलब लाइक, हाँ, अदृश्य, आधा अधूरा दिखने वाला। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, और यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हर जगह हो। तो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम जो सिमिलर वर्ड होगा ओमनी प्रेजेंट का, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। सो
सो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आई गेस, और आप लोग को पसंद भी आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होप आपकी सिनोनिम, एंटोनिम या फिर वोकैब के बारे में हो, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ हो। तो आप अपना ध्यान रखिए, तब तक वीडियो को ध्यान से देखिए। और जितने भी इंग्लिश की क्लासेस हैं और भी जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं उनको बहुत आप आराम से ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम्स ज़्यादा आप टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।